हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से पढ़ाई का कीड़ा चैनल में। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सभी वीडियोस देखने के लिए हर एक वीडियोस के लास्ट में एक नेक्स्ट लेक्चर और फुल सिलेबस प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो प्यारे छात्र छात्राओं, चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसी थ्योरम। आज हम इसके फॉर्मूले पर बात करेंगे। जितने भी इस पर एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल फॉर्मेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इन फार्मूलों के अंतर्गत ही आएंगे। इसमें सारे फार्मूले कंप्लीट तरह से समझाए जाएंगे, विशेष रूप से ध्यान दें। पहला फार्मूला है हमारा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई टेस्ट चार्ज और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलाम। दूसरा फॉर्मूला हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में तुम्हें बताया था, दो चार्ज होते हैं जो अपार्ट डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर रखे होते हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? यहाँ पर r दूरी पर। तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ में रखी गई हैं उनके बारे में, उनकी एबिलिटी दिखाई गई है। Q1 एंड Q2 क्या है? पॉइंट चार्ज है हमारे, बिंदु आवेश Q1 और Q2। R क्या है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी। और K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब नोट में कुछ बातें लिखी गई हैं, उन्हें ध्यान से समझें। वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। धातुओं के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और किसी अन्य माध्यम के लिए K ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा रहेगी, एक से ज़्यादा रहेगी। रिटिन नाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है मात्रा का। अच्छा, एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की क्या है? वैद्युशीलता। क्या है निर्वात की? वैद्युशीलता। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ये यूनिटें याद होनी चाहिए हमें, ठीक है, हर फॉर्मूले की। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में है। एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब R कैफ, और इसकी यूनिट न्यूटन होती है। अगला नेक्स्ट फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू F अपॉन Q0 या Q0। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट पर मीटर। F क्या हमारा? फोर्स है, और Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल है F। अच्छा, नोट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। फॉर्मूला नंबर 6, किसी बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। यहाँ पॉइंट चार्ज Q है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला कितना होता है? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? आवेश Q से उस बिंदु तक की दूरी, यहाँ पर चलो आवेश से दूरी रहने हैं ना, ठीक है। R क्या है? आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होती है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, समझ जाएंगे वैसे। अगला है हमारा फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं यूनिट, इसकी कूलाम और इसकी मीटर, कूलाम मीटर। वेक्टर फॉर्म में P पे वेक्टर लगा दें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। 2L ये भी सदिश राशि है, ठीक है, विस्थापन है इसलिए सदिश राशि है, इस पर वेक्टर लगा देंगे। तो मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो चार्जों से मिलकर बना होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव, और इनके बीच की जो दूरी होती है यानी कि अल्प दूरी, शॉर्टर डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। तब ये फार्मूला निकल गया था हमारा, ठीक है। P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। 2L क्या है? हमारे दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। नोट, वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है हमारी? सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू
पॉजिटिव, यहाँ मैंने डायरेक्शन दिखा दी है। अरे पी की डायरेक्शन कहाँ होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। रिटन नाउ। देखो बच्चों, रूल्स नंबर 8 है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है टो बराबर पी ई साइन थीटा, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। वेक्टर फॉर्मूला लिखते हैं, टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण। अगर यहाँ थीटा के स्थान पर मैं 90 रख दूँ तो टो मैक्सिमम मिल जाएगा, अधिकतम क्या मिल जाएगा, हमें बलयुग्म का आघूर्ण मिल जाएगा। टो मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, पी ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, प्रारंभिक कोण है हमारा, और थीटा 2 कितना है, अंतिम कोण। ठीक है, रिटन नाउ। देखो बच्चों, अगला रूल्स हमारा 11, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। किसके कारण निकालना है हम इसमें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है कोई, ये ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यह है हमारा। ठीक है, यदि r ग्रेटर l, ये हमारी वैल्यू कितनी हमारी r है और ये वैल्यू कितनी हमारी l है, तो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो यदि r बढ़ा किससे, l से, तब फॉर्मूला आ जाता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r की क्यूब। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकलों में l की वैल्यू दी रहती है, किसकी वैल्यू, l की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर l की वैल्यू नहीं है तब फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक करते समय। p तुम्हें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और l क्या है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की या दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय का मतलब मैंने बताया था ऑन एक्सियल, और निरक्षीय का मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। इसके मिड पॉइंट से वाई एक्स की डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एक पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसका फॉर्मूला ये है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की ब्रैकेट पावर 3/2। यदि r क्या हमारा ग्रेटर है किससे, l से, तो फॉर्मूला ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r की क्यूब। ठीक है, रिटन नाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल टू होता है dq अपॉन dl। dq क्या है, चार्ज की बहुत थोड़ी मात्रा, dl क्या है, बहुत थोड़ी लंबाई, बहुत थोड़ी लंबाई पर बहुत थोड़ा चार्ज। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं q अपॉन l, कूलम पर मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा dq अपॉन da। dq क्या है, आवेश की बहुत थोड़ी सी मात्रा, da क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल पृष्ठ का। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू होता है dq अपॉन db या q अपॉन b, कूलम पर मीटर की क्यूब इसकी यूनिट होती है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू होता है कि एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन जो होती है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन 0 किसकी होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, किसकी होती है, निर्वात की। यूनिट वही रहेगी, कूलम का वर्ग पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, y इक्वल टू होता है ई अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वाई क्या हमारा, वाई एक्सिस दिशा में कण का विस्थापन जो आवेशित कण था, एक्स क्या है, एक्स एक्सिस दिशा में कण का विस्थापन, वी क्या है, कण का वेग। ई तुम जानते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एम क्या हमारा कण का द्रव्यमान, एम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले थे हमारे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अरे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कौन सा था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर आधारित ये सारे फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें।
और जो फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले टू फॉर्मूले, यानी कि एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम फॉर्मूले हो गए हैं आपके। ठीक है, अब हम ना अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अर्थात गॉस की प्रमेय के आधार पर जितने फॉर्मूले बनाए जाएंगे वो आगे देखेंगे। ये फॉर्मूले भली भांति याद होने चाहिए प्रत्येक बालक के, ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकें। ठीक है, रिटन नाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गॉसिस थ्योरम। अब इससे पहले हमने पिछले फार्मूले पढ़े थे, किस पर आधारित पढ़े थे हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, और क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब ये किस पर आधारित फार्मूले पढ़ेंगे हम, गॉसिस थ्योरम। तो इसमें हम एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, इसका फार्मूला होता है डी ए वेक्टर इक्वल टू डी ए एन कैप। तो डी ए वेक्टर क्या होता है, कोई बंद पृष्ठ है, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया है ये वाला, इसे बोल दिया हमने एरिया, यानी कि डी ए क्षेत्र, सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था डी ए वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड टू सरफेस, इस सरफेस के कहाँ होगा, परपेंडिकुलर और बाहर की ओर डी ए वेक्टर। तो इसका डी ए वेक्टर कितना होता है, डी ए एन कैप। एन कैप क्या हमारा, डी ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ डी ए है, डी ए क्या है, इसका परिमाण, इस क्षेत्रफल का परिमाण। ठीक है, अब हमारा है समतल कोण, थीटा बराबर होता है यानी प्लेन एंगल एल अपॉन आर। एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, और दूसरा फार्मूला होता है इसका डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एन कैप और डी ए के बीच एंगल कितना हो, थीटा हो, तब फॉर्मूला बन जाता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रिटन नाउ। गॉसिस थ्योरम पर आधारित जो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण 4 पाई होता है। कितना होता है, कोई बंद पृष्ठ है वो केंद्र पर कितना एंगल बनाता है, हमेशा 4 पाई। कितना, 4 पाई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ एक बात समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट, एक मात्रक पीछे आया था वोल्ट पर मीटर, किसका आया था वो मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और यहाँ वोल्ट मीटर आया है, किसका है मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का। अपॉन में मीटर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और मल्टीप्लाई में मीटर लगा है वोल्ट के साथ, तो किसका मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का। दोनों में डिफरेंस है। क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। डी ओमेगा आप जानते हैं क्या है, डी क्षेत्र सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा किसी, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण है घन कोण। कौन सा कोण, घन कोण। गॉस का प्रमेय क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। वेयर क्यू क्या है, बंद पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। देखो बच्चों, अगला फॉर्मूला नंबर 8 ये कहता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये कोई सीधा तार है, और कैसा लंबाई का, अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट, क्योंकि डॉट डॉट लग रहा है, ऊपर को बढ़ाया जा सकता है, नीचे को पता नहीं कहाँ तक इसकी लेंथ है। ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित है। इस पर कौन सा चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। इसके निकट का मतलब इससे आर दूरी पर हमें बिंदु पी पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका फॉर्मूला होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा अपॉन आर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अगर प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर, अगर माइनस चार्ज है तो अंदर की ओर। ठीक है, अगला फार्मूला हमारा अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो चादर है वो हमारी क्या है, अनंत विस्तार की है। कैसी विस्तार की है, अनंत, और समतल चादर है, प्लेन सीट है, और वो एक समान रूप से आवेशित है। कैसा आवेश दिया गया है इस पर, प्लस चार्ज। इसके निकट बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, और सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ठीक है,
ये जो दूरी ली जाती है शीट के मिड पॉइंट से ली जाती है। कहाँ से? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से। कहाँ से? मध्य बिंदु से। निकट का मतलब है यहाँ से ले सकते थे दूरी को, यहाँ से ले सकते थे नहीं दूरी को, अरे इस प्लेट से ही तो ले सकते थे दूरी को, जैसे वायर से लिए हमने, तार से लिए इससे, तो यहाँ से दूरी ना लेकर कहाँ से लेते हैं, ये आर दूरी कहाँ होती है? मध्य बिंदु से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार की प्लेट के जब निकालते हैं, नज़दीक निकालते हैं, तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूले में दूरी नहीं आती। चाहे वो पॉइंट बिल्कुल पास हो, चाहे वो पॉइंट उससे दूर हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिटन नाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल्स हमारा आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्लेट है हमारी, कैसी है? अरे कैसी है? आवेशित है। और कौन सा आवेश दिया गया है सर? पॉजिटिव आवेश, ठीक है। और इसके निकट कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। मैंने बताया था प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैसा रहता है? शून्य, ठीक है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इस प्लेट को, इसके फर्स्ट सरफेस को फर्स्ट प्लेट कह सकते हैं और दूसरे सरफेस को सेकंड प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में याद रखना, चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। सिग्मा जानते हो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला हमारा समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो प्लेटें हैं और कैसी हैं? नॉन कंडक्टिंग अचालक प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं? हाँ, एक पर प्लस चार्ज है, सॉरी दूसरे पर माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? माइनस, ऋणावेशित है ना। दूसरी प्लेट पर ऋण चार्ज है। तो इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। और इन प्लेटों के बाहर इधर देख लो या इधर देखो पॉइंट, तो कितनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? शून्य। कितनी? शून्य। रिटन नाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई गोला है और एक समान रूप से आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, जो इसके एक्सटर्नल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? r दूरी पर, या गोले के पृष्ठ पर, या गोले के भीतर। तीन केसों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कितने केसों में? तीन केसों में। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले केस में गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर? ये स्मॉल r दूरी है। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यानी कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इसे लिख लेना स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। स्मॉल r क्या है? गोले के केंद्र से बाहर बिंदु तक की दूरी है, जहाँ बाहर पॉइंट है। और कैपिटल R क्या है? गोले की त्रिज्या है। केस सेकंड है हमारा गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब यहाँ ये गोला था, इसके पृष्ठ पर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और गोले के भीतर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। कितना रहेगा वैद्युत क्षेत्र? शून्य। कैसा रहेगा? शून्य। रिटन नाउ। फॉर्मूला हमारा 13 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन देखेंगे। कोई आवेशित कण है, कैसा कण है? आवेशित कण, और उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब उस पर क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं वो देखना। उसका संतुलन किस प्रकार बनेगा ये देखना। मैंने तुम्हें बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र दो समांतर प्लेटों के बीच में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दो समांतर प्लेटें, फर्स्ट प्लेट ले ली, सेकंड प्लेट, इसे पॉजिटिव चार्ज दिया और इसे नेगेटिव। तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से कहाँ की ओर होता है? दूर की ओर। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की होगी? कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ। ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक ऋणावेशित कण, कौन सा? ऋणावेशित कण रखा जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। तो इसका भार हमेशा कहाँ की ओर कार्य करेगा? नीचे की ओर। और इस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स और ये भार जब इक्वल हो जाएंगे तो कण संतुलन की स्थिति में होगा। किसकी स्थिति में होगा? तो यही मैंने लिखा, आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल F और कण का भार बराबर होने चाहिए। तो F इक्वल टू mg, और F क्या है हमारा? QE, क्योंकि वैद्युत बल है, ठीक है। और Q क्या है? कण पर आवेश, वेयर। Q क्या है? कण पर
आवेश और एम कण का द्रव्यमान। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे आशा है ये फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे और अच्छे प्रकार से समझें और इन्हें याद भी करें। ठीक है, कल नया चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा।